गुड इवनिंग। आज हम लोग ओव्यूलेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग oogenesis पढ़े थे। oogenesis में क्या हुआ था कि ये जो ओगोनियम है, ओगोनियम में माइटोसिस डिवीजन हुआ था और माइटोसिस डिवीजन के बाद ओगोनियम प्राइमरी oocyte बन गया था और प्राइमरी oocyte के बाद इस प्राइमरी oocyte में सिंगल ग्रेनुलोसा सेल्स की कवर आ गई, तो इसे हम क्या बोल दिए, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। फिर क्या होता है कि ये जो फीमेल फीटस होती है, इसका 9 मंथ पूरा हो गया होता है, ये बाहर आ जाती है। उसके बाद ये जो सिंगल ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है, प्यूबर्टी आते आते ये मल्टीपल ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है। साथ ही इसमें जोना पैलिसेडा एंड थीका लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है। उसके बाद जब कंप्लीट थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना एंड जोना पैलिसेडा बन जाता है और साथ ही इसमें एंड्रम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर कंप्लीट एंड्रम बन के तैयार हो जाता है। साथ ही जो मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 के प्रोसेस 1 में जो अरेस्ट था, अब उसे कंप्लीट करता है। ठीक। और इससे क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है। ठीक। फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है, बाकी ये हमारा सेकेंडरी oocyte रह जाता है। ठीक। तो अब हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स या फिर टर्सरी फॉलिकल्स। ठीक। इतना तो हम लोग पढ़ लिए थे। ये जो मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ है, ठीक, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है और ये मियोसिस 2 के, ठीक, मियोसिस 1 तो कंप्लीट करता है। दूसरी बात ये क्या होता है कि जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट करता है, इसे मेटाफेज में रोक दिया जाता है। ठीक। अब ये कब कंप्लीट होगा, oogenesis तो हमारा खत्म हो गया, अब ये कब कब कंप्लीट होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 मेटाफेज में जो अरेस्ट है वो कंप्लीट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है। ये जो हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बना था, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बने थे। अब ये क्या करता है, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स बना क्या चीज से था, ग्रेनुलोसा सेल से। कई सारे ग्रेनुलोसा सेल्स थे, वो एक था फिर बहुत सारा हुआ, तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, ये फ्लूइड सिक्रीट करता है, इतना तो हम लोग पढ़े ही थे। साथ ही साथ ये क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। ठीक है। ये एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है और जितना ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, उतना ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। जब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ये एस्ट्रोजन क्या करती है, तब ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देती है। ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक देती है। पॉजिटिव फीडबैक किसको देती है, ये जो एस्ट्रोजन है, ये ओवरी से निकलती है। ठीक। और चली जाती है हमारे ब्रेन के पास। ठीक। ये हमारे ब्रेन के पास चली जाती है। मान लीजिए जैसे ये ब्रेन है, ये ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास जाती है और वहां जाके उसको पॉजिटिव फीडबैक देती है। हाइपोथैलेमस को भी देती है और एंटेरियर पिट्यूटरी को भी देती है। फिर हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारा हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है। ठीक। जीएनआर रिलीज करता है। फिर ये जीएनआरएच जाकर के पिट्यूटरी पे यानी एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने के बाद जो एंटेरियर पिट्यूटरी है, वो रिलीज करता है एलएच। ठीक। ये एलएच रिलीज करता है और एलएच इतना ज्यादा रिलीज करता है, इतना ज्यादा रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। मतलब एलएच का बहुत ज्यादा हो जाना। ठीक है। मतलब एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। एलएच बहुत ज्यादा हो जाता है और एलएच ज्यादा होने के कारण ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर है, ये फट जाती है। ठीक है। ये फट जाती है एलएच के कारण और ये इसके फटने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये इससे बाहर आ जाती है। ठीक। इस ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाती है और ये अकेले बाहर नहीं आती है। इसके साथ साथ हम पढ़े थे कि एक कोरोना रेडियाटा बनता है ना, ये कोरोना रेडियाटा और जोना पैलिसुडा के साथ आती है। ये हमारा क्या है, कोरोना रेडियाटा। ठीक। और दूसरा क्या है, जोना पैलिसुडा। ठीक। और ये हमारा सेकेंडरी oocyte। मतलब सेकेंडरी oocyte अकेले नहीं आती है, अपने साथ साथ बॉडीगार्ड को लेके आती है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई स्टार वगैरह हैं, ठीक है, काफी फेमस है, तो वो अपने साथ क्या लेके चलते हैं, बॉडीगार्ड।
तो उसी तरह ये जो सेकेंडरी oocyte है अपने साथ दो लोगों को लेके चलती है। पहला कौन रहता है, कोरोना रेडियाटा, और दूसरा क्या है हमारा जोना पैलिशेरा। ठीक, ये ओवरी से निकलती है, ठीक है, ओवरी से रिलीज हो गई, और ये जैसे ओवरी से रिलीज होती है इसे फिमरी कैच करता है। ये क्या है, ओवरी, ओवरी का ये स्ट्रक्चर था, उसी के अंदर ये सब हो रहा था। अब इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकल गई, ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte निकल गई, ये फिमरी क्या करती है, उसको कैच करती है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte को कैच करती है और ये कहाँ लेके चली जाती है इसको, फ्लोपियन ट्यूब में। अब ये फ्लोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte वेट करती है। ठीक है, कितना देर वेट करती है, 24 घंटा, 48 घंटा, ये 24 से 48 घंटा तक वेट करती है किसका, स्पर्म का। ठीक, यहाँ जाके आराम से वेट कर रही होती है। और ये बेचारा हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल से निकला था सेकेंडरी oocyte, अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स अकेला रह गया। अब ये क्या करता है, ये कुछ सिक्रीट करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स। अब हम इसे क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, जैसे ही इससे सेकेंडरी oocyte बाहर आया, अब इसे हम क्या बोल देंगे, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, कॉर्पस लूटियम। ये जो कॉर्पस लूटियम है ये क्या सिक्रीट करता है, ये तो बेचारा लूट गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। तो ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है, ये जाके इंडोमेटेरियम पे एक्ट करती है और इंडोमेटेरियम को मेंटेन करती है। ठीक है, उसको मेंटेन करती है, प्रिपेयर करती है। क्यों, क्योंकि ये सोचती है कि ये सेकेंडरी oocyte तो बाहर गई है, लेकिन जब ये बाहर गई है फ्लोपियन ट्यूब के पास गई है, अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ये फर्टिलाइज करेगी, और फर्टिलाइज करने के बाद इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, इंडोमेटेरियम में। तो इंडोमेटेरियम में जब इम्प्लांटेशन होगा उसके लिए इंडोमेटेरियम का थिक होना जरूरी है। तो इसलिए ये क्या करती है, इंडोमेटेरियम को मेंटेन करके रखती है। अगर, ठीक है, अगर यह 12 से 24 घंटा, सॉरी 24 से 48 घंटा के अंदर अगर स्पर्म इसको नहीं मिला तो ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, ये डीजनरेट हो जाती है और ये जो इंडोमेटेरियम बना था वो भी डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही डीजनरेट होता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये डीजनरेट होके बाहर आ जाता है तो मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो क्या होता है, एक नई जायगोट का निर्माण होता। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक, तो एवोल्यूशन का आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप ये कह सकते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes का निकलना oogenesis का, सॉरी, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो प्रेजेंट थे ग्रैनुलोसा सेल्स, ये सिक्रीट कर रहे थे एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जितना ज्यादा हो रहा था तो ये एस्ट्रोजन जाके क्या किया था, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे जाकर के पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था। और जब ये पॉजिटिव फीडबैक दिया तो वहां से एलएच रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज किया, एलएच, और एलएच रिलीज होने के कारण ही क्या हुआ, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर हो गए। ठीक है, और रैप्चर होने के कारण ओव्यूलेशन हुआ। तो ये सारा काम किसके वजह से हुआ, एस्ट्रोजन के कारण। ठीक, तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखें कि ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू एलएच सर्ज। एलएच सर्ज होने के कारण
मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स रैप्चर हो गई और उससे सेकेंडरी oocytes का बाहर निकलना ही क्या कहलाया, ओव्यूलेशन। ठीक, और ये एलएस सर्ज क्यों हुआ, तो आप लिख सकते हैं एलएस सर्ज क्या हुआ। एलएस सर्ज का कारण क्या था कि जो एस्ट्रोजन लेवल हाई होने के कारण यह पॉजिटिव फीडबैक दी किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देने के कारण ही एलएस सर्ज हुआ। और एलएस सर्ज हुआ तो ग्राफेन फॉलिकल्स रैप्चर हुई, और ग्राफेन फॉलिकल्स रैप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte बाहर आया, और जब सेकेंडरी oocyte बाहर आया तो उसे हम क्या बोल दिए, ओव्यूलेशन। हम लोग क्या करेंगे, ये oogenesis और ओव्यूलेशन को एक और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करके स्टेप वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, प्राइमरी oocyte बना था, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कैसे बना था, ooगोनियम में माइटोसिस सेल डिवीजन करके प्राइमरी oocyte बना। अब इस प्राइमरी oocyte में फिर क्या बना, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स में क्या हुआ था कि प्राइमरी oocytes के ऊपर एक ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर थी। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स, इसमें मल्टीपल ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर, साथ ही साथ इसमें थीका लेयर बनना स्टार्ट हो गया था और जोना पैलिसेडा बनना स्टार्ट हो गया था। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या हुआ कि थीका एक्सटर्ना इंटरना सब बन गया और एंट्रम दिखने लग गया। फिर टर्सरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स में क्या हुआ था, एंट्रम कंप्लीट बन चुका था और वो जो माइटोसिस पूरा करके म्यूसिस के प्रोफेज 1 में अरेस्ट था उसे पूरा किया। और क्या हो गया, ये म्यूसिस 1 को पूरा किया और म्यूसिस 2 में इंटर करने ही वाला था कि मेटाफेज में इसे रोक दिया गया था, और ये अब मेटाफेज में ही रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो टर्सरी फॉलिकल्स हो गए। फिर क्या हुआ कि अब हमें ओव्यूलेशन पे जाना है, तो टर्सरी फॉलिकल्स के बाद क्या हुआ, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या हुआ, ओव्यूलेशन में हम क्या देखें, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एलएच सर्ज हुआ। एलएच सर्ज, फिर क्या हुआ, ग्राफेन फॉलिकल्स रैप्चर। अच्छा, ठीक। फिर क्या देखने मिला इसमें, सेकेंडरी oocyte रिलीज, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। ठीक, और इसमें क्या देखने मिला, ये इसका पहला, दूसरा, तीसरा, फिर क्या हुआ, रैप्चर फॉलिकल्स, रैप्चर फॉलिकल्स क्या बन गया, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। और ये क्या सिक्रेट करने लग गया, प्रोजेस्टेरोन। हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, अब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो गया। क्यों,
कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो गया। देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन, ठीक है, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हम पढ़ रहे थे कि ऊगोनियम से प्राइमरी ऊसाइट बना, ठीक है, और ये ऊगोनियम पहले मिलियन की संख्या में था, है ना, करीब 5 से 7 मिलियन था। उसके बाद ये आगे जाके प्यूबर्टी आते आते ये हजारों की संख्या में बच जाता है। तो ये बताइए कि ऊगोनियम हजारों की संख्या में बचता है या फिर प्राइमरी oocyte हजारों की संख्या में बचता है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू।